नमस्कार। कोऑपरेटिव टॉक्स में आपका स्वागत। आज हमारे साथ कोऑपरेटिव टॉक्स में देश के सबसे बड़े नेता जो कोऑपरेटिव से जुड़े हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑपरेटिव जिसको सहकारिता करते हैं क्या उसकी दशा और दिशा सही है। हमारे देश के फाउंडर फादर्स जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि देश को कोऑपरेटिव के रास्ते चलना चाहिए। चंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको क्या बहुत आप इस धन्यवाद। स्थिति से संतुष्ट हैं जहां कोऑपरेटिव है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो सहकारी आंदोलन के लिए सपना देखा था, जो हमारा उद्देश्य था, उसको प्रयास तो हम लोगों ने किए हैं, लेकिन हम मंजिल तक नहीं पहुंच सके। और मंजिल तक ना पहुंच पाने की वजहें बहुत ऐसी वजहें रही हैं जिनके कारण जो हमारे उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो सके। मुख्य रूप से उस समय जो गांव में खेती करने वाले लोग थे, पशुपालन करने वाले लोग थे, या जो बेरोजगार लोग थे, मजदूरी करने वाले लोग थे, उन तमाम लोगों को उनका हक दिलाने के लिए एक, क्योंकि पूंजी किसी के पास नहीं हुआ करती थी, उस पूंजी को छोटे छोटे लोगों के द्वारा इकट्ठा करके एक बड़ा व्यवसाय करके और जो लोगों की दशा और दिशा सुधारने का जो सपना था वो धीरे धीरे प्रयास तो किए गए। आंदोलन हमारा बढ़ा। इन 100 वर्षों में कोऑपरेटिव मूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन जिस मंजिल तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दर्शकों के लिए बड़ा जरूरी है समझना कि आज कोई कोऑपरेटिव संस्था शुरू करना चाहे तो क्या उसकी अहर्ता है, क्या उसकी अनिवार्यता है, क्या जरूरत है? नहीं, आज की तारीख में तो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार बन गया है। पिछली बार जो 97 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें सहकारी समिति का गठन करना हमारा मौलिक अधिकार है। हम कितने भी लोग इकट्ठा होकर के और कोई सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। उसके अपने उद्देश्य होंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर के आपने समिति का गठन किया है, क्या क्या आपकी काम होंगे, वो सारी चीज़ें आपको दे करके अपना बायलॉ तैयार करके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी आप रजिस्ट्रार स्टेट में जो कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार होता है उसमें स्टेट लेवल तक की सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जो नेशनल लेवल पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास आप जाकर के रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो आप समिति बना सकते हैं। समिति बनाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि सहकारिता जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का तरीका है, इससे क्या कुछ हो सकता है? उद्यमिता कैसे बढ़ती है और सहकारिता का सिद्धांत क्या है? उसका जो लाभांश आदि बांटा जाता है वो क्या है? देखिए, जो सहकारी समिति होती है उसके जितने मेंबर्स हैं, उनकी जितनी पूंजी उस समिति में लगी हुई है, उस कारोबार में लगी हुई है, उसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता। जितने मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी उस संस्था का मालिक कभी भी बन सकता है। प्रजातांत्रिक तरीका है। 5 साल में उनमें चुनाव कराए जाते हैं और उन 5 साल में जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़के बोर्ड में आ सकता है। इसके बाद वही चेयरमैन भी बन सकता है, वाइस चेयरमैन भी बन सकता है। तो उसको हर व्यक्ति उस संस्था का मालिक है और उससे जो लाभ कमाया जाता है वो कोई एक व्यक्ति उसको हासिल नहीं कर सकता। ये सहकारिता की खूबी है कि वो एक व्यक्ति कोई हासिल नहीं कर सकता, उसका लाभ बराबर बराबर तरीके से सभी मेंबर्स में बांटा जाएगा। कोऑपरेटिव टॉक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात, जो कि कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा राज्य है, उसके सबसे बड़े नेता दिलीप संघानी जी से। संघानी जी से इसलिए बात करने जा रहे हैं हम कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। उनकी सरकार में ये 2007 से 2012 तक कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे।
तो प्रधानमंत्री की राय क्या है कोऑपरेटिव को लेकर के, इनसे जब बात करेंगे तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल कोऑपरेटिव में जो बड़ी बातें हो रही हैं वो ये हो रहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल पार्लियामेंट के पास विचाराधीन है और उस पर बातचीत हो रही है। तो संघानी साहब, क्या है उस बिल में और क्या कुछ नया आने वाला है उसमें? हमने मीडिया के माध्यम से कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट में जो सुझाव है वो सुना है, पूरा बिल नहीं पढ़ा है। लेकिन समय के मुताबिक जो आवश्यकता हो वो करनी जरूरी होती है। जैसे संविधान में भी काफ़ी दफ़ा सुझाव आए और अमेंडमेंट भी हुए, वैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट काफ़ी टाइम से जो चल रहा है, इनमें जो मर्यादा होगी, इनकी वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए कोऑपरेटिव में, इनमें कहीं गवर्नमेंट को सुझाव की ज़रूरत होगी। इस तरह से इस पार्लियामेंट में लाए या अगली पार्लियामेंट में, चर्चा तो काफ़ी टाइम से हो रही थी। हमने पहली दफ़ा फर्स्ट टर्म में मोदी जी जब पीएम बने तब उनकी चर्चा होती थी, तब मुझे बुलाया गया था, हम बैठे भी थे, तो हमने काफ़ी सुझाव तभी किए थे। तो इस तरफ से नया भारत बनाने में मोदी जी का जो एंगल है, उनकी दृष्टिकोण है, डेवलपमेंट की राजनीति आज चल रही है, तो डेवलपमेंट को प्राधान्य कैसे दिया जाए और आम जनता को इनमें जोड़ के उनकी रोजगारी कैसे सुरक्षित की जाए, इन पर प्राधान्य होगा। संगानी साहब, आप बता रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो सहकारिता को समझने वाले लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि निजी क्षेत्र की नज़र सफल कोऑपरेटिव उद्यमों पर लगी पड़ी है और वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो सफल कोऑपरेटिव उद्यम हैं वो निजी क्षेत्र के हवाले आ जाएं या निजी क्षेत्र को मौका मिल जाए और व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे ले जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लॉ में कि जो स्थापित बड़े कोऑपरेटिव संस्थान हैं उनके कामकाज में कोई दिक्कत आने वाली है? मेरे ख्याल से सरकार ऐसा कभी नहीं सोचेगी। निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी के हाथ में होगी तो उनको पारदर्शक, सार्वजनिक, राष्ट्र के हित में, सबके हित में जो लाना जरूरी होगा वही सरकार करेगी। थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है ये, लेकिन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है जो कि एपेक्स बॉडी है और उससे इस सरकार ने पिछले दिनों जो शिक्षण संस्थान है एनसीसीटी है उसे अलग कर दिया। वो केस अभी अदालत में विचाराधीन है। तो क्या लगता है कि सहकारिता को उससे शिक्षण संस्थान अलग कर दिए जाने चाहिए? मेरे ख्याल से जो हुआ है इन पर समाधान तौर पे मैं भी बैठा हूँ, उनके ऑफिस बेरर भी बैठे, मंत्री के साथ बैठे, और रास्ता कैसे इनमें से निकल जाए जिससे शिक्षण संस्थान भी ठीक तरह से चले, एनसीआई भी ठीक तरह से चले और कोऑपरेटिव को इनकी विपरीत असर न हो। उनका जो हेतु है वो बर कैसे लिया जाए आए, इनके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। मुझे विश्वास है अगले दिनों में कोऑपरेटिव के माध्यम से एजुकेशन कोऑपरेटिव को जो नई पीढ़ी को तैयार करना है, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार और कोऑपरेटिव के बीच में कोई मतांतर न हो और सरकार जो चाहे इनका इम्प्लीमेंटेशन कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे किया जाए, इनके लिए हमने लीडरशिप ली है समाधान के लिए और हम इस दिशा में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। संगानी साहब, आपका जो बड़ा योगदान है, जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री पर आपका खास प्रभाव है और नेफेड जब डूब रहा था, जो विपणन संस्था है, भारतीय विपणन संस्था, सहकारी संस्था, और लगभग बंदी का कगार पर था, तो आपकी पहल से, आपकी मदद से वो उठ खड़ा हुआ और आज सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जब आपदा की स्थिति में है तो उस समय नेफेड ने इतना शानदार काम कर रखा है कि गृह मंत्री को सदन में खड़ा होकर के नेफेड की तारीफ करनी पड़ी। और ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं देश में कोऑपरेटिव की जो मरणासन स्थिति में है, जिनकी हालत बहुत ख़राब है। उसके लिए आपके क्या विचार हैं? एक तो पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री का प्रभाव मुझ पर है और प्रधानमंत्री के साथ मुझे संगठन में गुजरात में काम करने का मौका मिला था और जब राष्ट्रीय सहकारी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तब उनका मार्गदर्शन भी हम समय समय पर मिल जाता है।
नाफेड का सवाल जब है तो करोड़ों रुपये का घोटाला जब था और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास मैं उनको जिंदा रखने के लिए, उनको मदद करने के लिए गया, तब पहले तो बोले थे भाई कांग्रेस का इतना बड़ा कौभांड लेके आप कैसे चल पाएंगे। तो हमने थोड़ी हमारा दृष्टिकोण से, कोऑपरेटिव दृष्टिकोण से बातें की, तो बोले फिर आप पूरा डिटेल लेके आइए, हमें समझाइए। मैं दूसरी दफ़ा पूरी डिटेल लेके गया, समझाया, फिर बोले कि अब हमें क्या करना है। तब मोहन भाई कुंडालिया राज्य कृषि मंत्री थे। हमने बोला कि हर बार आपके पास आना, आपका टाइम लेना ठीक नहीं है, आप उनको सुपुर्द किए, मैं उनको पूरा डिटेल दूंगा, समझाऊंगा कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने जिम्मेदारी उनको दी। बाद में रूपाला जी इस जगह पे आए, तो लाइनअप ऐसी हमने पूरी डिटेल दी, उनको विश्वास बैठा कि हम इस दिशा में कर पाएंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जो संस्था हर साल 100 करोड़ का नुकसान कर रही है, वो संस्था इतनी जल्दी उभर के आए और 100 साल का नुकसान की वजह से पहली साल 100 करोड़ का मुनाफा, और आज तो 500 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा करके करीब 20 साल के बाद पहली दफ़ा 12% डिविडेंड दिया। एक कोऑपरेटिव का इतिहास है। ये इनके यश में मोदी जी को दूंगा, क्योंकि मोदी जी अपने प्रधानमंत्री उनको हेल्प नहीं कर सकते। तो आज की स्थिति जो है, गुजरात हो, सारा देश हो, या अभी आपने कश्मीर का बताया वो है, नाफेड नहीं होता तो किसानों के साथ आज भी गुजरात में जो हर किसी कृषि जनस है उनको परचेस करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को, नाफेड को देती है, और वो स्थानिक स्टेट में परचेस करके किसानों के हित में काम करती है। मैंने वही राय रखी थी, हम किसी कांग्रेस के कौभांड को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। सहकारिता एक ऐसा ही उद्यम है जहां खुद का भला तो होता ही है, साथ साथ कई सदस्यों का भला करते हैं और उनके दुख से, उनके तकलीफ से दो चार होते हैं और उद्यमिता को आगे बढ़ाते हैं। इस काम में देश की जो सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली संस्थाएं हैं, उसमें बुल्डाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसका सीएमडी डॉक्टर सुकेश झंवर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, बुल्डाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब मैं देखने लगा, उसके बारे में ढूंढने लगा, उसके बारे में तलाशने लगा, तो मुझे लगा चमत्कार सा मामला है। आज कितने मेंबर्स हैं आपके और कितने लोगों की संख्या आपकी? आज बुल्डाना अर्बन भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट सोसाइटी है। हमारे आज 16 लाख 1.6 मिलियन मेंबर हैं। तकरीबन 13,500 करोड़ का व्यवसाय है, जो कि $2 बिलियन के करीब होता है। 7,000 हमारे पास कर्मचारी है और 4 राज्यों में हमारा कार्यक्षेत्र व्याप्त है। बड़ी मात्रा में किसान एवं बाकी सदस्य हमारे मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, और बार बार जिक्र आ रहा है हाल के दिनों में कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ संकट में है, सरकार की ओर से जो सहयोग चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो क्या दिक्कतें हैं? पहले थोड़ी दिक्कतों पे बात कर लें, फिर खूबियों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से तो सहकार क्षेत्र में दिक्कतें उस तरह की है नहीं। जो भी दिक्कतें हैं वो सारी मैन मेड क्राइसिस है। सिस्टम अच्छी तरह से अगर हम लागू करें और हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, जो प्रमोटर है, जो एम्प्लॉय है, जो सदस्य है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी अगर मूल्य अच्छे रहे, ईमानदार वो रहे, निस्वार्थ वो रहे, सहकारिता के जो मूल्य है और जो सभी समाज के मूल्य है, सत्य, सदाचार, इन सभी की अगर उनमें विपुलता रहे, तो निश्चित तौर पे कोई भी संस्थान, कोई भी संस्था, कोई भी देश, कोई भी समाज खराब हो नहीं सकता। अभी एक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पार्लियामेंट के पास है, विचाराधीन है, इस सेशन में आ रहा है, उसके बारे में कोई खबर लगी आपको? मुझे थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है वो यह है कि उसमें बड़ी मात्रा में वो बदलाव करने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना रहे हैं, काफ़ी अधिकार रेगुलेटर को दे दिए गए हैं,
चीफ एग्जीक्यूटिव या बाकी भी अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स रेगुलेटर के पास हैं। लेकिन हम लोग मूलतः गलती कर रहे हैं, हम रेगुलेटर को एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। जिनका जो काम है उनका काम है रेगुलेट करना है। कोई गलती करे तो क्लास में टीचर का काम बेसिकली पढ़ाना है, न कि सिर्फ पनिशमेंट करना है। तो उनका काम रेगुलेट करना है, एडमिनिस्टर तो खुद सोसाइटी करेगी। और सहकारिता का तो बेसिक कोर कंसेप्ट है कि मेंबर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंबर जो तय करेंगे उनकी पूंजी है, मेंबर जो तय करेंगे साधारणतः वहाँ होना चाहिए। तो ये जो नया कानून बनने की प्रक्रिया में उसे कोई दिक्कत आएगी? मुझे लगता है ऐसी भी परिस्थितियां खराब नहीं हुई हैं सहकारिता की कि हमको इतने कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संस्था में, कोई भी समाज में कुछ लोग खराब होते हैं। कुछ संस्थाएं निश्चित तौर पे खराब है, उन्होंने गलत किया, आप उनको पनिश कीजिए। लेकिन एक की गलती के लिए सभी को सजा देना या एक ही स्टिक से सबको आंकना या उससे ही चलाना, मुझे लगता है ये रैशनल नहीं है और ये विवेकता नहीं है। थोड़ा सा पीछे हम फिर आते हैं, क्योंकि कई दर्शक होंगे जो सहकारिता पहली बार सुन रहे होंगे। ये सहकारिता होता क्या है आपकी समझ में, और कैसे शुरू किया जा सकता है? सहकारिता, मॉडर्न सहकारिता 1906 में भारत में आया, लेकिन सहकारिता ये पहले से। भगवान राम ने बंदरों की सहकारिता की वजह से वो पुलिया बनाया और उसकी वजह से श्रीलंका गए और उन्हीं की सहकारिता से वह युद्ध जीता। बुल्डाना अर्बन की कोर फिलोसॉफिकल आइडिया सहकारिता में ये है कि हम लोग 4 पिलर सिस्टम पे काम करते हैं। और ये 4 पिलर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला पिलर है हैप्पीनेस। सदस्यों ने हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पीनेस, आनंद की एक हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है हैप्पीनेस। अब आनंद जो है 2 प्रकार का है, एक इंटरनल हैप्पीनेस है, एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस है। एक्सटर्नल हैप्पीनेस, आप बहुत सारी फिजिकल गुड्स खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं, उससे आपको एक्सटर्नल हैप्पीनेस मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक्सटर्नल हैप्पीनेस मिलता है। इंटरनल हैप्पीनेस के लिए आप उत्सव करते हैं, आप कहीं समाज में कार्यक्रम लेते हैं, बहुत सारे अच्छी बातें करते हैं, उससे आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है। बुल्डाना अर्बन हैप्पीनेस जो फर्स्ट पिलर है उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बहुत सारी अच्छी बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करता है, उनको सुविधाएं देता है और एक्सटर्नल हैप्पीनेस काम करता है। इंटरनल हैप्पीनेस के लिए हम लोग बहुत सारे महोत्सव आयोजित करते हैं। गरबा महोत्सव है, गणपति फेस्टिवल है, बहुत सारे नाटक लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे उसको मन की खुशी मिले। जो हमारा दूसरा पिलर है वो है कंपैशन। फर्स्ट इज़ हैप्पीनेस, सेकंड इज़ कंपैशन। जो कंपैशन है वो उसका हिंदी में मतलब दया होता है, बट हम लोग दया यानी किसी को थोड़ा पैसा देना है। हमारे हिसाब से कंपैशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप जितनी परिस्थितियां इस तरह से बनाएंगे कि लोगों को एक मौका मिलेगा काम करने का, तो हम उस अपॉर्चुनिटी पिलर पे काम करते हैं। जैसे लोन देते हैं, स्कूल्स बनाते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं तो वृद्ध लोग वहाँ रहते हैं, वेद विद्यालय बनाते, वैदिक शिक्षा देते हैं, गाँव को हम दत्तक लेते हैं तो वहाँ पे गाँव का सुधार होता है, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं तो वहाँ भी रोजगार निर्मित होती है। तो दूसरा पिलर है कंपैशन, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। जो तीसरा पिलर है जो हम रेगुलर बैंकिंग से हमारा अर्निंग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो सभासद है, जो सदस्य है 16 लाख, उनको लोन देते हैं और उसमें से जो इनकम होता है वो मेंबर्स में डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज़ अ थर्ड पिलर। और जो चौथा पिलर है वो है सोशल बैंकिंग। उसका फिलोसॉफिकल आइडिया ऐसा है कि पीपल्स मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर वेलबींग ऑफ पीपल। तो लोगों का पैसा कुछ हद तक लोगों के लिए उपयोग में लाना चाहिए और उसके अंतर्गत हम सोशल बैंकिंग में बहुत सारे चेक डैम बनाते हैं, पानी के स्रोत बनाते हैं, हॉस्टल्स बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, भक्त निवास बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। हम फॉरेस्ट डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, टेक्सटाइल मिल बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इन चारों पिलर पे हमारी सोसाइटी खड़ी है। कि जो आपने 4 पिलर बताया उसमें ये 16 लाख मेंबर्स हैं आपके, वो सब खुश हैं? हमारा प्रयास ये है कि वो सब खुश रहें, लेकिन खुशी तो अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है। प्रयत्न हमारा ये है कि उसको एक्सटर्नल पद्धति से, जैसे तिरुपति जाता है तो वहाँ उसको आसानी से भक्त निवास है, वहीं उसे अब महाराष्ट्र के जो
लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्रियन खाना उपलब्ध है, गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, कोई बीमार है तो एम्बुलेंस उपलब्ध है या वहाँ पर एम्बुलेंसेस है। ये सब चीज़ें हम हमारे सभासदों को। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुकेश जामवाल, जिन्होंने एक यात्रा तय की है बुल्डाना क्रेडिट कोऑपरेटिव अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और इनकी उम्मीद है कि इन जैसे बहुत से युवक बाहर आएं और ऐसे ही रोजगार पैदा करने वाले उपक्रम खड़े करें, और ये उपक्रम अगर सहकारिता के मार्फत शुरू हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।